हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम हिमालय को पढ़ रहे हैं और आज की इस क्लास में हम ट्रांस हिमालय पे चर्चा करेंगे। हमने हिमालय का विभाजन किया था। हमने हिमालय को बांटा था कई आधार पर। हिमालय का विभाजन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप याद रखेंगे। हिमालय का विभाजन, इसको दो आधार पर बांटा गया था। एक तो श्रेणीवार मतलब इसमें जो, या आप इसे भौतिक विभाजन भी कह सकते हैं, भौतिक। और दूसरा हमने नदियों के आधार पर बांटा था। नदियों के आधार पर सर सिडनी बुरार्ड ने इसको जो है प्रस्तुत किया था, नदियों के आधार पर। ऐसे ही आप बना लेंगे अपने नोट्स में, या इसे प्रादेशिक विभाजन भी कहा जाता है। प्रादेशिक विभाजन। और भी कई विद्वानों ने कई प्रकार से हिमालय को विभाजित किया है, हम बीच बीच में बात करते रहेंगे। तो जो श्रेणीवार विभाजन है उसमें हमने देखा था, एक हमारा पार्ट था पार हिमालय, जिसको हम ट्रांस हिमालय भी कहते हैं, ट्रांस हिमालय। और दूसरा हमने जो विभाजन किया था वो मुख्य हिमालय था, मुख्य हिमालय। और तीसरा जो है वो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। श्रेणियों के आधार पर तीन भागों में इस तरह से भौतिक विभाजन किया गया था। और नदियों के आधार पर इसको 5 भाग में बांटा गया था। एक को कहा गया पंजाब हिमालय जो है हमारा सिंधु नदी से लेकर के सतलुज नदी तक था, सतलुज तक। और दूसरा जो विभाजन है वो है कुमायूं हिमालय। कुमायूं जो हिमालय है वो सतलुज नदी से काली नदी तक इसको बांटा गया था। और तीसरा है नेपाल हिमालय हमारे देश में नहीं है, लेकिन इसका हम अध्ययन करते हैं। नेपाल हिमालय जो है काली से लेकर के तीस्ता नदी तक था, काली से तीस्ता नदी। और इसके बाद जो सेक्शन है उसे कहा जाता है असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक। और इसके बाद जो अंतिम चरण है, अंतिम प्रादेशिक विभाजन है, वो पूर्वोत्तर का पहाड़ियां वही है, या इसको पूर्वांचल भी कहा जाता है, पूर्वांचल हिमालय। और ये कहां से कहां तक है? ये ब्रह्मपुत्र से बंगाल की खाड़ी तक। तो इस प्रकार से हमने देखा 3 पार्ट यहां पर हो गए। कभी कभी आपको 2 ही पार्ट मिलेंगे और यहां पे 5 भाग हो गए। इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। इससे सबसे अलग अलग क्वेश्चन भी बनते हैं। और आपको रिटर्न के लिए जब हिमालय के विभाजन पे, भौतिक या प्रादेशिक विभाजन पे बात करनी होगी तो आपको ये सब चीजें वहां पर डिस्कस करनी है। अगर मैप पे इसे देखना चाहें आप तो एक यहां पर मैप भी बना लें इसके नीचे जस्ट, तो उससे समझने में आपको और आसानी हो जाएगी। बस इतना ही मैप आपका पूरे हिमालय को समझने के लिए काफी है, इंडिया का। यहां पे आप बना लीजिए एक नदियां ही बनानी है सबसे पहले। यह है सिंधु नदी, और यहां से आपकी है ये सतलुज। नेपाल के बॉर्डर पे है काली, और यहां सिक्किम में है तीस्ता, और यहां से प्रवेश कर रही है ये
ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ये नदियां हैं। इन्हीं के बीच के भाग को कहा जाता है अलग अलग नाम। इसको क्या कहते हैं? पंजाब, पंजाब हिमालय। इसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है इस क्षेत्र में। ये जो है सतलुज से काली, ये है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं, इस तरह भी लिख सकते हैं, कुमाऊं हिमालय। और काली से तीस्ता, ये है नेपाल हिमालय। और ब्रह्मपुत्र और तीस्ता के बीच का ये है असम हिमालय, असम हिमालय। इसी तरह नोट्स में आप बना लें, उस विभाजन के बाद चित्र भी बना लें। और ब्रह्मपुत्र से और यहाँ बंगाल की खाड़ी के बीच का ये है पूर्वांचल, पूर्वांचल हिमालय या पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। तो ये इस प्रकार से 5 भागों में बांटा गया है। ये है पहला डिवीजन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां डिवीजन। तो ये श्रेणीवार में हम आपको डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में, और ये प्रादेशिक विभाजन भी आपने समझ लिया। इसमें आप कुछ नदियां देख रहे हैं जो हिमालय के उस पार से आ रही हैं। जैसे कि आप गौर करें तो सिंधु नदी, सतलुज नदी, काली नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब कहाँ से आ रही हैं? ये हिमालय के पार से आ रही हैं, तिब्बत से आ रही हैं। ये यहाँ पर क्या है? ये तिब्बत है, जो एक चीन का भाग है। पहले तिब्बत एक देश था, अब तिब्बत जो है पठार है, लेकिन वो चीन के हिस्से में है। चीन उस पर कब्जा कर लिया। तो ये जो नदियां हिमालय को भी पार करके आती हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है पूर्ववर्ती नदियां। पूर्ववर्ती यानी पहले से बहती आ रही नदियां, एंटीसीडेंट, इंग्लिश में एंटीसीडेंट रिवर्स, पूर्ववर्ती नदियां। तो पूर्ववर्ती नदियों के विषय में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बात आ गई तो 2-3 नदियां जो यहाँ पर हैं वो आप लिख लें। जैसे सिंधु है, सिंधु नदी, सिंधु, जैसे कि सतलुज, काली, सप्तकोशी भी एक नदी है, सप्तकोशी भी नदी है। इसमें विभाजन में वो शामिल नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए सप्तकोशी भी जो है बाहर से ही आती है, चीन की तरफ से। और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ये होती है पूर्ववर्ती नदियां। पूर्ववर्ती नदियां क्या हैं? जो पूरा हिमालय पार करके, या आप इस तरह लिखें, जो हिमालय बनने से पूर्व से बह रही हैं, बनने से पहले से बह रही हैं। कैसे पता चलता है कि ये हिमालय के बनने से पहले से बह रही हैं? देखिए, ये नदी पहले से बह रही होगी इस तरह से, ये नदियां इस तरह से पहले बह रही होंगी। अब बीच में पर्वत जब बन गया, तो जब पर्वत धीरे से पहले उठता है और नदी उस पर बह रही, तो नदी अपने लिए उसमें छोटा सा पार्ट बना लेती है, एक छोटा सा अपना रास्ता काट लेती है इस तरह पर्वत में। और पर्वत धीरे धीरे ऊंचा होता चला जाता है इस तरह से, लेकिन नदी अपना रास्ता काटती रहती है, काटती रहती है। तो इस तरह दोनों तरफ उसके बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत तैयार हो जाते हैं और नदी अपना रास्ता काटती रहती है। इस तरह ये वी शेप आकृति बन जाती है। पहले शुरू में ऐसे होता है, जब ये धीरे से उठना शुरू करता है। आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी में कैसे घाटियों का विकास होता है। तो पहले पर्वत छोटा उठेगा, तभी नदी ने छोटा सा अपना रास्ता इस तरह काट लेगा ऐसे, और फिर ये पर्वत उठते चले जाएंगे और नदी अपना रास्ता उसी तरह मेंटेन रखेगी। इसीलिए वो गहराई में बहती है और घाटी बनाती है। अगर खड़ी ढाल हुई तो गार्ज बन जाती है। तो जो नदियां पहले से बह रही होंगी वो पूरा हिमालय को काट करके इस पार आ रही हैं। तो आप देखते हैं सिंधु नदी जो है और सतलुज नदी, ये सब कहाँ? ये तिब्बत के क्षेत्र से, यहाँ राकसताल, मानसरोवर, कैलाश रेंज के आसपास जो ग्लेशियर हैं वहां से निकल रही हैं। तो ये सभी नदियां क्या हैं? पूर्ववर्ती नदियां हैं। हम पढ़ेंगे जब नदियों के चैप्टर में डिटेल में। यहाँ बात आ गई तो थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं पार हिमालय के विषय में। ट्रांस हिमालय, तो देखिए ट्रांस हिमालय को जब हम पढ़ेंगे तो ट्रांस हिमालय को फिर बांटा गया है।
अब हमारा आज का चैप्टर है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। काराकोरम, सबसे उत्तर में काराकोरम, उसके बाद लद्दाख और उसके बाद जास्कर। जास्कर को भी हम ट्रांस हिमालय में ही पढ़ते हैं। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। तो जिस क्षेत्र की बात की जा रही है वहां हम इसे मैप पे थोड़ा सा समझेंगे और यहाँ पे कुछ हम विभाजकों की बात करेंगे। तो एक पहले आप यहाँ पे मैप बनाइए फिर से। देखिए जितना आप मैपिंग कर लेंगे आपको उतना आसानी से याद रहेगा। अब सिर्फ हमें कश्मीर से मतलब है, इतने से ही हम काम चलाएंगे। देखिए ये काराकोरम है, यहाँ पे आप काराकोरम बनाइए और इसके बाद एक लाइन बनाई, ये है लद्दाख और ये है जास्कर। जास्कर, लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी। इन तीनों को मिला करके कहते हैं ट्रांस हिमालय। बस इतना ही हम आज अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन इस तरह बन रही है कि सबसे पहला आपका जो पर्वत है, पर्वत की श्रृंखला है, वो इस तरह से है। ये क्या है? काराकोरम। ये वाली लाइन। इसके बाद हम देखते हैं लद्दाख रेंज। ये क्या है? लद्दाख। और लद्दाख के बाद आप देखते हैं जास्कर। जास्कर। अब जास्कर के बाद जब आगे बढ़ेंगे उत्तर की तरफ तो आपको ग्रेट हिमालय यहां पर मिल जाएगा। ये है ग्रेट हिमालय। इस तरह से हमने बात की थी कि ये ग्रेट हिमालय है। और ग्रेट हिमालय के बाद में आपका मिडिल हिमालय है और मिडिल हिमालय के बाद में शिवालिक है। 3 है, शिवालिक, मध्य हिमालय। यही क्रम है। ऐसे ही नोट्स में आप बनाते रहिए। हर एक चीज का महत्व इसीलिए बना रहे हैं बार बार। महान हिमालय, और शिवालिक के बाद में क्या शुरू हो जाता है? फिर मैदानी क्षेत्र आ जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो आप शिवालिक के बाद में यहां क्या देखते हैं? शिवालिक के बाद में क्या शुरू हो जाएगा? मैदान। और मैदान के बाद में क्या शुरू हो जाएगा? पठार, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप। और उसके बाद क्या आ जाएगा? हिंद महासागर। यही तो भारत की पूरी धरती का यही समीकरण तो बनेगा। काराकोरम की रेंज से लेकर के काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, फिर मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और हिंद महासागर। इसी क्रम में पूरा भारत व्यवस्थित है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और जास्कर के बाद में आपका महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, और फिर मैदान, और फिर प्रायद्वीपीय पठार। इस तरह से ये पूरा जो है इस तरह से आ जाएगा। ये हो गया हमारा महान हिमालय। इसके बाद ये क्या है? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है, लेसर हिमालय। और शिवालिक को आउटर कहा जाता है, बाह्य हिमालय, शिवालिक। और इसके बाद क्या है? मैदान, जिसपे मैदानी प्रदेश स्थित हैं। तो ये क्रम है, ये उत्तर से है। इधर क्या है? उत्तर।
वैसे ऊपर होता है उत्तर, लेकिन इसको मैंने बोर्ड पे इधर से इधर बनाया है, काराकोरम से मैदान तक। अब इसमें कुछ चीजें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपकी महत्वपूर्ण है वो समझिए। काराकोरम से लेकर के जास्कर तक इसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय, पार हिमालय। ये 3 श्रेणियां। उसके बाद ये 3 जो श्रेणियां हैं वो कहलाती हैं मुख्य हिमालय। ये क्या है? मुख्य हिमालय। इसमें 3 श्रेणियां इसमें हैं, 3 श्रेणियां इसमें हैं। अब इनके बीच में जो विभाजक हैं वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखिए, ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच में एक विभाजक लाइन है, एक विभाजक भ्रंश है। हालांकि वो जास्कर के बीच में स्थित है। यहां पे एक्चुअल अगर देखेंगे तो काराकोरम और लद्दाख के बाद में जो है एक भ्रंश है जिसमें सिंधु नदी बहती है, यहां से अभी हम बात करेंगे। लेकिन हम जब क्वेश्चन में आता है कि ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच में कौन सा विभाजक है, तो यह है ITSZ। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में भी एक भ्रंश है, इसको कहते हैं MCT। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में एक भ्रंश है, एक फॉल्ट है, जिसको कहते हैं MBF। शिवालिक और मैदान के बीच में एक भ्रंश है जिसको कहा जाता है HFF। इनके पूरे नाम लिख लीजिए, पूछा जाते हैं क्वेश्चन। तो यहां पर ITSZ क्या है? ITSZ ये है इंडो, आई से है इंडो, टी से है सांगपो। सांगपो की स्पेलिंग TS होती है, पढ़ा जाता है सांगपो लेकिन लिखा जाता है टी से, इसीलिए IT है। सांगपो लिखा था, जैसे सुनामी होता है, सुनामी को टी से लिखा जाता है तो टी साइलेंट रहता है, तो टी फॉर यहां पे सांगपो है। और S है सचर, Z फॉर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन। तो अगर क्वेश्चन आता है ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से कौन अलग करता है, कौन सा जोन, तो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन। और इंडो सांगपो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 नदियां प्रवाहित होती हैं, इंडस नदी और सांगपो नदी। यहां से तिब्बत है, ये देखिए तिब्बत में यहां से निकलती है एक नदी जो इधर जाती है, सिंधु नदी, और यहीं से एक नदी इधर जाती है जो सांगपो, जो आगे चल के भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। तो ये जो पूरा एक फॉल्ट है, देखिए एक ही जगह से नदी ये निकलती हैं, ये नदियां एक ही जगह से निकलती हैं क्योंकि ये एक फॉल्ट है, इसी में वो नदी बहती हैं और ये ऐसे मुड़ करके इधर आ जाती है भारत में, और ये जो है इस तरह से निकलती हुई पाकिस्तान में आ जाती है। तो ये पूरा एक जो फॉल्ट है इसको कहा जाता है इंडो सांगपो सचर जोन। अब यहां पर समझिए, ये एक्चुअल में लद्दाख और जास्कर के बीच में है, लेकिन चूंकि इस जास्कर को हम हिमालय का ही एक भाग मानते हैं, लेकिन इसको पढ़ा जाता है ट्रांस हिमालय में। तो ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच में ही ITSZ को माना जाता है। तो इंडो सांगपो सचर जोन है यहां पर। और दूसरा जो है MCT, ये किसके किसके बीच में हो गया? ये है ट्रांस हिमालय, चित्र से भी स्पष्ट है, लिख भी लीजिए, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, ऐसे भी आ सकता है ना, महान हिमालय ही सिर्फ लिख दे, ये महान हिमालय है। दूसरा है MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये किसके किसके बीच में है? ये भी जो है महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य। तीसरा जो है MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट,
मेन बाउंड्री फॉल्ट। यह किसके किसके बीच में है? मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में है। मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य। शिवालिक और मैदान, उत्तर का मैदान, इसके बीच में है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, HFF। HFF हिमालयन, सब इंग्लिश में नाम है और इंग्लिश में ही आप याद रखिए, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ये किसके बीच में है? ये शिवालिक, एक तरफ है शिवालिक और किसके बीच में है? उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान। उत्तर के मैदान पे कौन कौन से प्रदेश हैं? एक दो नाम बताइए। उत्तर के मैदान यानी हिमालय के बाद जब इधर उतरते हैं तो यहां कौन से प्रदेश पड़ते हैं? वही सब उत्तर के मैदान पे स्थित हैं। तो ये 4 फॉल्ट जो हैं आप याद रखिएगा। अब अगर इनमें पूछा जाए इनमें सबसे ऊंचा कौन हिमालय है, हिमालय का कौन सा श्रेणी सबसे ऊंची है, तो सबसे ऊंची महान हिमालय है, क्योंकि महान हिमालय में एवरेस्ट है, तो ये सबसे ऊंचा है। उसके बाद काराकोरम है, क्योंकि सेकंड पीक जो है केटू काराकोरम है। और ये जो शिवालिक है ये सबसे नीचा है, सबसे डाउन है। तो इस तरह से आप ये बना लीजिए। अब ट्रांस हिमालय जहां पर स्थित है, थोड़ा सा वहां का मैपिंग भी जानना जरूरी है। तो अब अगला जो आप फिगर बनाएंगे वो मैपिंग से रिलेटेड है। वो थोड़ा सा वहां की चीजों के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। इस तरह से ये हमारा ऊपर का पार्ट है जो कश्मीर का है नक्शा। तो यहां पर देखिए जो मोटी मोटी चीजें हैं वो जान लीजिए। यहां पर जो भाग है ये लद्दाख है, ये कश्मीर है। पहले जो प्रदेश हैं वो आप देख लीजिए। ये जो हमारा है ये J&K है। ये क्या है? जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ये क्या है? लद्दाख है। ये पूरा रीजन लद्दाख है। यहां पर हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश है। और यहां है पंजाब। बस इतने से ही हमें काम चलाना है, इतने की ही जरूरत है, इतने में ही सब कुछ है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश। अभी उत्तराखंड वगैरह की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड वगैरह जब आगे हिमालय पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ट्रांस हिमालय जब हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख 3 से ही काम चल जाएगा। पंजाब को समझने के लिए बना दिया है यहाँ पे। इतने प्रदेश आपको पढ़ने हैं। तो कभी आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांस हिमालय कितने भारत के टेरिटरी में आ रहा है, तो ट्रांस हिमालय सिर्फ 3 टेरिटरी में है। लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में है और कुछ भाग हिमाचल प्रदेश में पड़ता है भारत में। तो ये हो गया आपका मैपिंग। अब यहां पे समझिए, इस क्षेत्र को पूरी तरीके से जान लेना जरूरी है। तो सबसे ऊपर जब बात करते हैं यहां लद्दाख के, तो यहां पर आपको पामीर की गांठ है। यह भी क्वेश्चन आपको बनता है एक, ये क्या है? पामीर गांठ। पामीर नाट, पामीर की गांठ। पामीर की गांठ को क्या कहा जाता है? विश्व की छत कहा जाता है, दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की छत। यह गांठ इसलिए बनी क्योंकि यहां पर जब भारत की प्लेट आकर के पहले टकराई थी, यहां से कई जो है रेंज निकले हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था। यह हिमालय से अलग है क्योंकि यह काफी पुराना है, हिमालय काफी नवीन है, बाद में बना। ट्रांस हिमालय पहले बन गया था क्रिटेशियस काल में, अभी हम बात करेंगे। तो वहां ऊपर है पामीर की गांठ। पामीर की गांठ से जो है 3 तरफ जो है पर्वत श्रेणियां निकलती हैं। एक पर्वत श्रेणी चीन में निकलती है इस तरह से, ऐसे ही बना लेंगे आप। यह है कुनलुन। कुनलुन कहां है? चीन में।
पामीर घाट से ही ये जुड़ी हुई है। दूसरी आप अफगानिस्तान में देखते हैं, इस तरह से अफगानिस्तान में चली जाती है, ये भी पामीर घाट से जुड़ी हुई है। ये है हिंद कुश, हिंद कुश, ये कहाँ है? अफगानिस्तान। ये भी पामीर घाट से जुड़ी हुई है। और जो तीसरी निकलती है वो हमारी काराकोरम है, जो तिब्बत तक ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। ये क्या है? काराकोरम। काराकोरम भारत में है, तिब्बत में भी है, चीन में भी, भारत में भी इसका पड़ता है। अब अगर इसका विस्तार और देखें तो इसमें एक और श्रेणी आपको यहां पर दिखाई पड़ती है पाकिस्तान में। इसी का विस्तार, उसको कहते हैं सुलेमान। सुलेमान, और सुलेमान आगे जाकर के एक और श्रेणी बनती है किरथर, किरथर श्रेणी। तो इस तरह से आप हिंदू कुश, सुलेमान और किरथर इधर समझ लिए, जो सब पामीर घाट से संबंधित हैं। और काराकोरम की जो रेंजेस हैं वो सब यहां से निकलती हैं। तो ये जो घाट है जहां से जाके कई पर्वत आपस में जुड़ जाते हैं, इसीलिए इस नॉट का निर्माण हुआ है और ये दुनिया की छत कहलाता है। यहीं से काराकोरम भी निकलता है। तो ये लद्दाख रीजन हो गया। काराकोरम के बाद में आपने समझा कि यहां पर दूसरी, काराकोरम के बाद में आपने समझा कि यहां पर एक दूसरी रेंज है जिसको हम लद्दाख के नाम से जानते हैं, लद्दाख। और तीसरी रेंज जो यहां हम देख रहे हैं, जो हिमाचल तक भी जिसका भाग है कुछ, वो है जास्कर। ये क्या है? जास्कर। अब इस क्षेत्र के विषय में थोड़ा और समझेंगे। अब देखिए, इसमें पीओके को समझें। पीओके, ये जो यहां से डाउन पार्ट है, यहां से लगभग हम एक लाइन बनाएंगे और ये जो है थोड़ा कश्मीर का एरिया लेते हुए, ठीक है, ये एरिया यानी मैक्सिमम हमारा इधर का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड है, और कुछ यानी लद्दाख का एरिया और कुछ जम्मू एंड कश्मीर का एरिया, ये है पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। और ये लाइन क्या है? ये लाइन है एलओसी, एलओसी। अब यहां पर इधर का जो क्षेत्र है, ये एरिया, ये चीन के, हमारा जो चीन के साथ युद्ध हुआ 1962 में, तभी से जो है ये एरिया अक्साई चीन कहलाता है। ये है अक्साई चीन, अक्साई चीन, ये जो है चीन के कब्जे में है। ये एरिया जो बचता है वो भारत के पास है, भारत के पास यही एरिया है। अब एक एरिया यहां पर और आपको समझना है, वो है यहां पर काराकोरम के बाद में, काराकोरम के बाद में एक नदी घाटी है, वो क्षेत्र जो कहलाता है सक्सगम नदी घाटी। ये है सक्सगम, सक्सगम घाटी, सक्सगम नदी है, सक्सगम, सक्सगम नदी है। सक्सगम नदी की घाटी जो है ये भी चीन का कब्जा है यहां पर, ये भी क्या है? चीन का कब्जा है, ये भी यहां पर चीन का कब्जा है। तो चीन के कब्जे वाले दो क्षेत्र हैं। ये जो सक्सगम घाटी है ये भी जो है पीओके का भाग है, इस पे पाकिस्तान का कब्जा था और इसको चीन को एग्रीमेंट के तहत दिया गया है और ये चीन के अधिकृत में है। हालांकि भारत की सिचुएशन यहां पर क्या है, यहां तो पूरा भारत की स्थिति अपने नियंत्रण में है, लेकिन ये एलएसी है, ये है एलएसी, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो चीन की तरफ है, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान की तरफ है। भारत तो अक्साई चीन, सक्सगम घाटी और पीओके पूरे पे अपना दावा प्रस्तुत करता है और हमारे मैप में पूरा कश्मीर दिखाया भी जाता है। अब इसमें गिलगिट और बाल्टिस्तान का क्षेत्र क्या है? ये इधर का एरिया जो है ये कहलाता है गिलगिट, ये है गिलगिट। ये सब समझ लीजिए, बार बार नहीं बताएंगे, ये समझना आवश्यक है क्योंकि यही सब आपको आगे
इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह जब पढ़ेंगे हर जगह काम आएगा। और इधर का जो एरिया है लद्दाख की तरफ और बढ़ के आएंगे, ये कहलाता है बाल्टिस्तान। तो ये पूरा एरिया कहलाता है गिलगिट बाल्टिस्तान। बाल्टिस्तान, कभी कभी आपको गिलगिट बाल्टिस्तान न्यूज में सुनने को मिलता है, कभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर सुनने को मिलता है। तो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसी में गिलगिट और बाल्टिस्तान दो क्षेत्र हैं, और तीसरा क्षेत्र सक्सगम जो है वो चीन को दे दिया उसने। तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है। अब यहां पर जो क्षेत्र है अपने पास, इसमें देख लीजिए कुछ खास जगहों के नाम। ये तो लद्दाख रीजन है, लद्दाख। यहां पर है लेह, ये है लेह। यहां लेह के आगे जब बढ़ते हैं तो है कारगिल। कारगिल, कारगिल से और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो है द्रास, और फिर यहां आ जाते हैं हम श्रीनगर, जम्मू। ये इतने क्षेत्र आप जान लीजिए, यह है श्रीनगर, यह है जम्मू। लेह, कारगिल, द्रास, श्रीनगर, जम्मू। यहां से यहां तक के लिए एक रोड जुड़ती है, जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से द्रास, द्रास से कारगिल, और कारगिल से लेह। इसको कहा जाता है NH1D। ये क्या है? NH1D हाईवे। तो इस तरह से क्रम है, लेह, कारगिल, द्रास, श्रीनगर और जम्मू। यहां तक हमने रोड अपना डेवलप किया हुआ है, बाकी और भी बारामूला वगैरह तक भी रोड हैं हमारी। तो यही कारगिल और द्रास के क्षेत्र जो हैं, जहां पे आपने कारगिल का युद्ध पढ़ा था, तो ये देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे द्रास और कारगिल के क्षेत्र में भी पाकिस्तान के जो प्रायोजित लोग थे वो घुस आए थे यहाँ कारगिल तक, तभी यहाँ से खदेड़ कर उनको LOC के बाहर किया गया। अब ये जो जम्मू और श्रीनगर का क्षेत्र है, इसमें देखिए ज़्यादा विवाद नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा जरूर हस्तक्षेप है पाकिस्तान का, लेकिन ये फ्रेश एरिया है, इसीलिए हमने इसको काट के अलग केंद्र शासित प्रदेश बना लिया, और यहाँ एक अलग लद्दाख बना दिया, जिसमें दोनों तरफ बहुत सारा विवाद अभी चल रहा है। द्रास, कारगिल और लेह ये सब अपने क्षेत्र में आते हैं फ्रेश में। तो ये यहाँ का मैपिंग स्ट्रक्चर है, इसको आप ऐसे ही बना लीजिए और पूरा विधिवत पढ़ लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट में जब आप पढ़ रहे होंगे तो ये चीज़ें टैली करेंगे, तभी जो है आप एक अच्छा विजन बना पाएंगे। जब ट्रांस हिमालय की बात की जाएगी तो ट्रांस हिमालय जो है यहाँ लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल 3 प्रदेशों में मुख्य रूप से फैला हुआ है। तो इसको बना लीजिए, फिर हम डिटेल अध्ययन इसका करते हैं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के विषय में क्या बात है? देखिए, ट्रांस हिमालय जो हमारा मुख्य हिमालय है उससे पुराना है, यानी इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ था। क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ। देखिए, जो मेसोजोइक एरा है, मेसोजोइक, मेसोजोइक के क्रिटेशियस कल्प में, क्रिटेशियस, मेसोजोइक एक बड़ा भाग है जिसका एक छोटा सा भाग है अंतिम क्रिटेशियस, उसमें जो है ट्रांस हिमालय बना। ट्रांस हिमालय, टाइम स्केल अगर आपने पढ़ा होगा तो समझ जाएंगे आप। मेसोजोइक के क्रिटेशियस कल्प में ट्रांस हिमालय बना, और शेष हिमालय मेसोजोइक के बाद में, मेसोजोइक का क्रिटेशियस अंतिम था, इसके बाद में जो है सीनोजोइक शुरू हो गया। सीनोजोइक, सीनोजोइक शुरू हो जाता है। सीनोजोइक में टर्शियरी, टर्शियरी काल, टर्शियरी जो समय है उसमें जो है हिमालय का विकास हुआ, जो बाद में हम पढ़ेंगे हिमालय। तो क्रिटेशियस में बना ट्रांस हिमालय, इस प्रकार ये हिमालय से पुराना है, पहले बन गया था। सीनोजोइक के टर्शियरी काल में जो है हिमालय का विकास हुआ, और इसमें भी जो है अलग अलग चोटियां हैं, वो अलग अलग समय। अगला है, इसकी 3 श्रेणियां हैं। तीनों के नाम आपको मालूम है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर।
अभी तीनों को हम पढ़ेंगे। ये जो यहां पर है, यहां पर सब बर्फ से आच्छादित रहता है, आइस कवर्ड रहता है। ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय पर कैसा मौसम होगा? जो बहुत अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय प्रदेश होते हैं वहां पर जो है आइस कवर्ड रहता है, यानी वहां पर शीत कटिबंधीय जलवायु रहती है। तो ट्रांस हिमालय पर शीत कटिबंधीय जलवायु रहती है, ठंडी, कोल्ड। इसलिए क्या है? इसलिए वर्ष भर बर्फ से आच्छादित, आइस कवर्ड, बर्फ से आच्छादित रहता है। सब बर्फ ही बर्फ रहती है। जब हर समय बर्फ रहेगी तो वनस्पति का अभाव है, वनस्पति का अभाव है। यहां पे पेड़ वन वगैरह नहीं पाए जाते, बहुत माइन्यूट मात्रा में, तो अभाव ही कहेंगे उसको, वनस्पति का अभाव है। और यहां पर क्या है? लद्दाख, लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट, पढ़ा भी होगा आपने, शीत मरुस्थल है। देखिए यहां पर वर्ष भर जब बर्फ जमी रहेगी, मौसम बहुत ठंडा होगा और यहां बारिश नहीं होगी क्योंकि हवा जो है वो शुष्क रहेगी, हवा में नमी होगी ही नहीं। तो लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, बहुत लगभग शून्य करता है। और द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है। यहीं पर द्रास अभी बताया था कहां पे है, वो लद्दाख रीजन में ही पड़ता है। तो वो द्रास जो है भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। ट्रांस हिमालय का निर्माण टेथिस भूसन्नति की एक उप भूसन्नति में, यानी उसी में एक छोटी लगी हुई और भूसन्नति थी, उसमें हुआ है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? ट्रांस हिमालय का निर्माण, ट्रांस हिमालय का निर्माण टेथिस भूसन्नति की उप भूसन्नति, दूसरी थी एक भूसन्नति में हुआ है और इसे लारेशिया का भाग माना जाता है, और इसे लारेशिया का भाग माना जाता है। इतना आप नोट कर लीजिए। ये तो ट्रांस हिमालय के विषय में काबन बातें थी इतनी। अब इसकी जो तीनों श्रेणियां हैं उनके विषय में 3-3, 4-4 पॉइंट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको हम समझ लेते हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को हम अलग अलग पढ़ेंगे। सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स पे लिख लेंगे हर एक बात, तो आप उसे रिवाइज कर सकेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे काराकोरम की। कहाँ है काराकोरम? ये हमारी है काराकोरम। काराकोरम के संबंध में सबसे पहला बिंदु है भारत की उत्तरतम श्रेणी, उत्तरतम यानी नॉर्थ मोस्ट, सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है ये, भारत की उत्तरतम श्रेणी, रेंज सबसे उत्तर में यही है। इसके उत्तर में क्या है? इसके उत्तर में सक्सगम की घाटी है।
इसके उत्तर में सक्सगम की घाटी है। यहां पर हमने बताया कि ये एरिया क्या है, ये एक सक्सगम रिवर है, उसी की ये घाटी है और ये चाइना के कब्जे में है। ठीक है, ये सक्सगम की घाटी पीछे आप मैप पे बना चुके हैं। इसके उत्तर में सक्सगम की घाटी, यह पामीर की गांठ से जुड़ा हुआ है। अभी बताया था आपको, यहां पे पामीर है, यहां पे पामीर है, उससे जुड़ा हुआ है। यह पामीर की गांठ से जुड़ा हुआ है। और इसको एक नाम दिया जाता है, इसको उच्च एशिया, हाई एशिया, उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये तो इसके विषय में कॉमन 2-3 बातें हो गई। अब यहां पर जो है कुछ पर्वत श्रेणियां और ग्लेशियर इस काराकोरम रेंज में स्थित हैं, उनके विषय में पूछा जाएगा आपसे। तो यहां के पर्वत श्रेणियां, इस काराकोरम रेंज की प्रमुख पर्वत शिखर कौन से हैं? पर्वत शिखर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 पे K2 की। K2 को क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, या फिर इसे एक और नाम दिया जाता है गौरी नंदा पर्वत। गौरी नंदा, नंदा देवी नहीं, गौरी नंदा पर्वत। ये कितना है? 8611 मीटर। ये K2 पहली चोटी है इसकी, K2। यहां पर K2 स्थित है, इसी काराकोरम क्षेत्र में जो है पर्वत शिखर है, उसका नाम है K2, गॉडविन ऑस्टिन। 8611 मीटर। और इसी पे कुछ और पर्वत श्रेणियां हैं। देखिए, K2 के विषय में आप नोट कर लें कि यह भारत की उच्चतम चोटी है, ये उच्चतम चोटी। और क्या है ये? विश्व की द्वितीय, विश्व की सेकंड उच्च चोटी। सबसे पहली एवरेस्ट है, वो भी हिमालय में ही है। भारत की तो सबसे ऊंची है और विश्व की ये सेकंड है। ये काराकोरम में स्थित है। और दूसरा पर्वत शिखर इसमें है, दूसरा है हिडन, फिर है ब्रॉड पीक, तीसरा, और चौथा जो है वो है गसेर ब्रह्म, गसेर ब्रुम। सबकी ऊंचाई जानने की आपको जरूरत नहीं है। हिडन, ब्रॉड पीक, गसेर ब्रुम, ये सब जो है 8000 से ऊपर हैं। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई नहीं पूछी जाती है। आप बस याद रखिए कि ये सब 8000 से ऊपर वाली चोटियां हैं। यानी कि K2 सबसे ऊंची है और इससे थोड़ा थोड़ा ही कम है ये, कोई 8000 समथिंग है, 8000 समथिंग, सब 8000 से ऊपर ही हैं। तो हिडन, ब्रॉड पीक, गसेर ब्रुम, यहीं पर गसेर ब्रुम भी है, यहीं पर जो है वो गसेर ब्रुम भी है। आप यहीं पे निशान लगा लगा करके आप लिख लीजिए। थोड़ा सा आगे पीछे है, मैप में एग्जैक्ट लोकेशन नहीं, लेकिन याद करने के दृष्टिकोण से आप लिख लीजिए। ये हो गई आपकी हिडन, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, ये मैप पे सिर्फ याद करने के लिए लिख रहे हैं कि काराकोरम पे स्थित है। आगे पीछे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, क्योंकि ये चौड़े में क्षेत्र है ना, ये कोई एक लाइन में क्षेत्र नहीं है। ऐसा नहीं कि एक ऐसी लाइन बनी हुई है, ये काफी चौड़ा क्षेत्र है। 40 किलोमीटर पूरा ट्रांस हिमालय है और 225 किलोमीटर भी है अधिकतम। तो एक हो गई आपकी हिडन। ब्रॉड पीक कौन सी है? ब्रॉड पीक। और यह है गसेर ब्रुम, गसेर ब्रुम, गसेर ब्रुम, मसेर ब्रुम भी है।
तो ये आप 4 याद रखें मुख्य करके, जो वहां पर चोटियां हैं। अब यहां पे प्रमुख ग्लेशियर भी हैं, कुछ ग्लेशियर भी हैं जो आपके काराकोरम में स्थित हैं। तो अगला आपका हो जाएगा प्रमुख हिमनद, जो पूछे जाते हैं ग्लेशियर। प्रमुख हिमनद, तो काराकोरम रेंज बहुत ऊंचाई पर है, वहां बर्फ तो पूरा वर्ष जमी ही रहती है, पूरा वर्ष बर्फ जमी रहती है। और जो प्रमुख प्रमुख यहां पर ग्लेशियर हैं, जो भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर हैं, वो काराकोरम में ही हैं। तो मुख्य रूप से आप यहां पर एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि काराकोरम के ग्लेशियर घाटी प्रकार के हैं, नदी घाटी घाटी प्रकार के हैं, यानी ये घाटियों में स्थित हैं। तो अलग अलग घाटियां हैं और उसी में जो है अलग अलग आपके स्थित हैं हिमनद। तो कौन कौन से मुख्य रूप से हिमनद हैं वो हम देखेंगे। ये जो पहले दो हैं, ये है बातुरा, बातुरा, और दूसरा है हिस्पर। ये ग्लेशियर हैं हिस्पर, और ये दोनों जो हैं ये हंजा घाटी। दोनों चीजें पूछी जाती हैं किस घाटी में है, तो बातुरा और हिस्पर जो है वो ग्लेशियर हंजा की घाटी में है। फिर दो ग्लेशियर हैं ब्योफो और बाल्टोरो। यह है ब्योफो, ब्योफो और बाल्टोरो, ब्योफो बाल्टोरो। ये दोनों ग्लेशियर जो हैं वो किस घाटी में हैं? ये हैं सिगार घाटी में। किसमें? सिगार घाटी। और इसके बाद एक ही है सियाचिन। सियाचिन, और ये नुब्रा घाटी में है, नुब्रा घाटी। तो ये आपके जो है 3 घाटियां, हंजा घाटी, सिगार घाटी, नुब्रा घाटी। और इन घाटियों में जो है बातुरा हिस्पर 2 हंजा घाटी में है, ब्योफो बाल्टोरो सिगार घाटी में है, और सियाचिन जो है वो नुब्रा घाटी में है। अब ये जो सियाचिन है, यहां पे सियाचिन के विषय में आप लिख ले, प्रमुख प्रमुख आप यहां पे नोट कर लीजिए कौन कौन से हैं। बातुरा, बातुरा हिस्पर, बातुरा हिस्पर, ब्योफो, बाल्टोरो और सियाचिन। ये सब क्या है? यहां के बर्फ के हिमनद हैं। और इसमें सियाचिन जो है वो क्या है? सबसे बड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है ये। विश्व का सबसे ऊंचा, यहां पे लड़ाई होती रहती, युद्ध क्षेत्र है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। इतने ऊंचाई पर किसी देश की लड़ाई नहीं होती है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है यहीं पर। ये क्षेत्र जो हमने बताया था ना, इधर सियाचिन चीन, इधर पाकिस्तान, इधर इंडिया, तीनों भिड़े रहते हैं यहीं सियाचिन ग्लेशियर में। तो ये हो गया आपका काराकोरम के विषय में। अब काराकोरम से एक नदी भी निकलती है, वो हालांकि हम नदियों के चैप्टर में पढ़ लेंगे, लेकिन आप लिखना चाहें तो एक नदी जो है श्योक नदी काराकोरम से निकलती है, जो आगे जाके
सिंधु नदी में मिल जाती है। लिख लीजिए, क्योंकि आगे नदियां तो हम अलग से पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो एक आइडिया बनता रहेगा। तो आप लिख सकते हैं कि काराकोरम, काराकोरम से एक नदी श्योक नदी निकलती है। ये सियाचिन के क्षेत्र से निकलती है, जो सिंधु की सहायक है, सिंधु में जाके मिल जाती है, सिंधु की सहायक है। आप उसको अगर समझते चलेंगे तो आगे नदियों में आसानी रहेगी। यहीं पर है, यहां से निकलती है इस तरह से और आगे जाके सिंधु में मिल जाएगी ये नदी। यही श्योक नदी है, श्योक, सियोक भी कहते हैं श्योक नदी। काराकोरम से निकलती है, काराकोरम के किनारे किनारे बहती हुई फिर आगे सिंधु में मिल जाएगी। सिंधु भी आगे, सिंधु भी है जो लद्दाख और जास्कर के बीच में आएगी। तो श्योक नदी जो है किसके किसके बीच बहेगी? अभी इसके बाद में, काराकोरम के बाद में दूसरी लाइन किस चीज की है? वो है लद्दाख की, वहां पे भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो श्योक नदी निकलती है जो सिंधु की सहायक नदी है, और यहीं पर लिख लें कि श्योक नदी किसके किसके बीच बहती है? श्योक नदी काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में बहती है। इसके बाद लद्दाख की तो श्रेणी है, लद्दाख रेंज के बीच में बहती है। बाद में लद्दाख को काट के ये इस पार आ जाएगी और ये सिंध में मिल जाएगी जाके आगे। तो इतना पॉइंट आपका काराकोरम के विषय में है। आशा है काराकोरम आप समझ गए हैं। इसको लिख लिया आपने, फिर हम लद्दाख पे बात करेंगे। दूसरी श्रेणी हमारी कौन सी है? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी कहां पे है भाई? सब कुछ समझा हुआ आपका, कुछ दिक्कत की बात है ही नहीं। काराकोरम को हम पढ़ चुके। अब दूसरी आपकी आ गई ये लद्दाख। अब इसको पढ़ेंगे हम। तो लद्दाख के विषय में पहला पॉइंट हो गया, काराकोरम के उत्तर में, दक्षिण में, काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है। ये जल विभाजक है, ये जल विभाजक है सिंधु और श्योक के बीच में। सिंधु और श्योक के बीच में जल विभाजक है। तो ये लद्दाख रेंज जो है, लद्दाख श्रेणी बीच में है ना, श्योक नदी और सिंधु नदी। एक तरफ इसके श्योक है, एक तरफ है सिंधु। इधर अब बात कर चुके हैं अभी कि यहां से श्योक नदी निकलती है। ये क्या है? श्योक नदी, श्योक नदी। और इधर अभी हम बात करेंगे कि यहां से निकलती है इस तरह से सिंधु नदी। लद्दाख के एक तरफ जो है श्योक नदी बह रही, एक तरफ सिंधु नदी बह रही। तो इसका पानी आधा जो है पर्वत का श्योक में जाता है, आधा लद्दाख में आता है। इस प्रकार जो है लद्दाख श्रेणी दो जगह अपनी पानी भेजती है, दोनों तरफ बांट देती है। तो लद्दाख श्रेणी श्योक नदी और सिंधु नदी के मध्य जल विभाजक है, बंटवारा कर देती है आधा आधा पानी, जल विभाजक है। अगला पॉइंट, और अब हम सिंधु के विषय में भी लिख दें कि लद्दाख और जास्कर के मध्य में, जास्कर श्रेणी के मध्य में कौन सी नदी बहती? सिंधु नदी, सिंधु नदी बहती है।
ये अब यहीं पे हम जास्कर भी बना दें, इसी समय तो समझना आसान हो जाएगा। ये जास्कर है। पर्वतों को थोड़ा सा दूसरे प्रकार से बना दें ताकि समझने में आसान रहे। नदियां कौन सी हैं, पर्वत कौन से हैं? तो ये पर्वत हैं जिगजैग वाले और सीधी वाली नदियां हैं। तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि श्योक नदी किन दो श्रेणियों के बीच बहती है, तो श्योक नदी काराकोरम और लद्दाख के बीच बहती है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है, और आगे जाकर के ये श्योक नदी जो है वो उसी सिंधु में मिल जाती है। अब यहीं पर लेह आपका स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। ये है लेह। लेह, तो लेह कहां स्थित है? सिंधु के उत्तर में या दाहिने किनारे पर। लेह सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर, जब इधर से चलेंगे तो दाहिने हाथ पड़ेगा, वो दाहिने तट पे। लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पे पड़ता है, दाहिने तट पर स्थित है। सब क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, इसको सीरियसली लिख लीजिएगा, क्योंकि बारीक क्वेश्चन पूछता है। और श्रेणियों के मध्य अगर बात करेगा कि लेह कहां है, तो जास्कर और लद्दाख के बीच में है लेह। अभी कारगिल और द्रास भी, यहां पे कारगिल आ जाएगा, यहां द्रास आ जाएगा। तो जास्कर और लद्दाख के बीच में सिंधु नदी है, सिंधु नदी के किनारे ही लेह स्थित है। ये हो गया। तो लद्दाख श्रेणी में एक पर्वत चोटी राकापोसी है। आगे राकापोसी को कुछ विद्वान जो है काराकोरम का ही मानते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हो पाई है, लेकिन राकापोसी को लद्दाख रेंज में गिना जाता है। राकापोसी, राकापोसी लद्दाख रेंज की सर्वोच्च शिखर है, रेंज की सर्वोच्च चोटी है, चोटी है, और विश्व की तीव्रतम ढाल वाली है ये। इसके विश्व के विषय में भी एक जो है पॉइंट है। राकापोसी जो चोटी है वो विश्व की सबसे खड़ी ढाल, खड़ी ढाल मतलब इस तरह पर्वत है, बिल्कुल खड़ा, इस तरह से ढाल वाला नहीं है, खड़ी ढाल वाला पर्वत है ना। विश्व की सबसे कड़ी ढाल वाली चोटी है, चोटी है। इसी पे, इस पे बना दीजिए आप। राकापोसी, राकापोसी। तो राकापोसी लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची चोटी हो गई। चलिए अब जास्कर की बात करते हैं। तो अगला हमारा जो श्रेणी है वो है जास्कर, जास्कर श्रेणी। लद्दाख के विषय में इतना बहुत है। जास्कर, जास्कर श्रेणी कहां पे है? लद्दाख के और दक्षिण में आ जाएंगे। जास्कर श्रेणी, इसके विषय में लिखें। तो पहला पॉइंट यह है कि जास्कर जो है वो महान हिमालय का हिस्सा माना जाता है। जास्कर श्रेणी महान हिमालय, अगला जो यहां लाइन महान हिमालय की आएगी उसी की ब्रांच मानी जाती है। महान हिमालय की एक शाखा मानी जाती है, एक शाखा मानी जाती है। उत्पत्ति एवं रचना के आधार पे है ये जाती है, लेकिन इसे ट्रांस हिमालय में सम्मिलित करके पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय में शामिल करते हैं, अध्ययन के दृष्टिकोण से शामिल करते हैं। कहां पर से अलग होती है ये? महान हिमालय से, महान हिमालय से ये 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर अलग हो जाती है, देशांतर के पास अलग हो जाती है। यानी जो ये आपकी जास्कर है वो महान हिमालय से एक अलग ब्रांच बना लेती है, लगभग यहां पे
जब आप मैप पे देखोगे तो लगभग यहां पर आपका पड़ता है 80 डिग्री ईस्ट देशांतर, वहीं पर से ये दो हो जाते हैं, मतलब ये अलग चली जाती है। वैसे तो हिमालय में ही मिलकर के आ रही थी, लेकिन ये तिब्बत में ही लगभग 80 डिग्री के आसपास ये है जास्कर अलग हो जाती है और महान हिमालय अलग हो जाता है। इसीलिए इसको हम अलग रेंज के रूप में पढ़ते हैं। और चूंकि हिमालय की ही भाग है तो ये ऐसा माना जाता है कि नंगा पर्वत जास्कर का ही हिस्सा है, यानी आगे जाकर के नंगा पर्वत है उसी लाइन में। लेकिन विद्वानों के अलग अलग मत हैं कि जास्कर का हिस्सा नंगा पर्वत है या महान हिमालय का है। तो जैसा प्रश्न आता है वैसा टिक करेंगे। वैसे जब महान हिमालय की हम बात करते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक, तो नंगा पर्वत को हम महान हिमालय में गिनते हैं। लेकिन नंगा पर्वत को कुछ विद्वान जो है जास्कर श्रेणी में भी गिनते हैं। वैसे जो है जास्कर श्रेणी का जो उच्चतम शिखर है वो दूसरा है। जास्कर के सर्वोच्च शिखर तो नंगा पर्वत भी नोट करेंगे, नंगा पर्वत और नुनकुन, ये है 8126 मीटर और ये है 7135 मीटर। ऑप्शन के हिसाब से आप टिक कर लेंगे। जास्कर के सर्वोच्च शिखर हैं। नंगा पर्वत यहां लास्ट में है, नुनकुन जो है यहां पर है बीच में, यहीं पे आप बना लीजिए। ये है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत 8126 मीटर और यहां आपका है नुनकुन, नुनकुन जो है 7135 मीटर। दोनों जास्कर श्रेणियों में ही आते हैं। तो ये इसके उच्चतम शिखर हो गए। अब जास्कर के संबंध में जो है एक बात और है, जास्कर आगे जाकर के जो है एक और श्रेणी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। जब आप मैप में चेक करेंगे तो आपको यहां पे एक और जो है श्रेणी लद्दाख में दिखाई पड़ेगी, यहीं पर। यह है देवसई, देवसई श्रेणी, ये इसी का भाग है। जास्कर का आगे विस्तार जाकर के वो देवसई श्रेणी के रूप में मिलेगा। तो जास्कर का आगे विस्तार गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में, गिलगिट आपको बता चुके हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान क्षेत्र में दियोसई, देवसई या दियोसई दोनों सही नाम, इंग्लिश में लिखे दे रहा हूं, उच्चारण का फर्क है, DEOSAI श्रेणी, यानी ये जास्कर जो जा रही वो आगे दियोसई श्रेणी के नाम से आपको मिलेगी। दियोसई लिख लीजिए, दियोसई, DEOSAI, दियोसई श्रेणी के रूप में आपको मिलेगी। अब दियोसई श्रेणी और जास्कर के मध्य ही यहां पर आपको दोनों स्थान मिल जाएंगे, द्रास और कारगिल। यह है द्रास, क्या है, द्रास, और यह है कारगिल, कारगिल। तो द्रास और कारगिल जो है वो जास्कर क्षेत्र में ही स्थित हैं। यहां पे आप लिखेंगे द्रास और कारगिल जास्कर श्रेणी के क्षेत्र में स्थित हैं। दोनों लद्दाख में पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर यहां अलग है, लद्दाख में ही पड़ेंगे, स्थित हैं। तो द्रास और कारगिल जो है वो जास्कर श्रेणी के ही क्षेत्र में स्थित हैं। यहां कोयला वगैरह के डिपॉजिट भी हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर द्रास, इन सब क्षेत्रों में कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला यहां पर पाया जाता है, लेकिन निकाला नहीं जाता है। वहां पे बहुत दिक्कतें हैं। यहां पे कोयला मिलेगा, खनिज वाले क्षेत्र में हम पढ़ेंगे, यहां कोयला के डिपॉजिट हैं। और ऐसा माना जाता है कि कश्मीर के क्षेत्र में जो है एंथ्रेसाइट कोयला
निकलेगा, एंथ्रेसाइट कोयला वहाँ पे है सबसे अच्छा वाला। तो ये जास्कर के विषय में है। अब जास्कर की तरफ से भी एक नदी निकलती है, नदियां बाद में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन आप नोट कर लीजिए, जो लेह के आगे मिलेगी, यहीं से निकलेगी और लेह के आगे जाके मिलेगी, ये जास्कर नदी है, इसका नाम भी है जास्कर नदी, ये भी सिंधु में ही जाके मिल जाती है। तो जास्कर श्रेणी से एक नदी निकलती है, जास्कर श्रेणी से एक नदी, जास्कर नदी निकलती है, जो लेह के आगे सिंधु में मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है, यानी सिंधु की सहायक नदी है, मिल जाती है। देखिएगा आप मैप में, यहां लेह के थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, लेह और कारगिल के बीच में जास्कर नदी जो है सिंधु की सहायक नदी बन जाती है जाकर के। यह क्वेश्चन बनता है कि सिंधु नदी की दो सहायक नदियां मुख्य रूप से हैं, एक है श्योक नदी, एक है जास्कर नदी। तो अक्सर यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अगर आपने मैप पे समझ लिया है तो कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उत्तर की तरफ से सिंधु की कौन सी सहायक नदी है, तो कौन सी उत्तर तरफ से आ रही है, श्योक नदी। दक्षिण की तरफ से कौन जा रही है, जास्कर नदी। या फिर आपसे पूछ लिया कि लद्दाख पर्वत श्रेणी की तरफ से कौन सी नदी आती है, तो श्योक नदी। जास्कर की तरफ से कौन सी जाती है, जास्कर नदी। तो इस तरह से कई प्रकार से घुमा फिरा के प्रश्न बनते रहते हैं। और सिंधु नदी जो है लद्दाख रेंज को काटती है एक जगह जाकर के, वहीं पर ये गार्ज बनाती है, लद्दाख और आगे तक है, विस्तृत है। तो वहां पे जो है बुंजी के नाम स्थान पे हम बताए थे आपको पिछली क्लास में, बुंजी गार्ज बनाती है 5200 मीटर। तो ये जास्कर के विषय में इतने पॉइंट आपने नोट कर लिए। ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के विषय में इतनी जानकारी आपको काफी है। कुछ चीजें यहां पर हम छोड़ के चल रहे हैं, जैसे दर्रे, दर्रों को हम पूरा हिमालय पढ़ने के बाद में एक साथ पढ़ लेंगे। घाटियां और यहाँ के जो स्पेशल क्षेत्र हैं, हिल स्टेशंस वगैरह, वो सब हम वहीं पे पढ़ लेंगे एक साथ, क्योंकि बहुत सारी चीजें करेंगे तो बहुत ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी। तो आशा है इतना आपकी समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, जब हम हिमालय का जो आगे विस्तार है, मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, उसको पढ़ेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।